हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पूजास क्लासेस। बेटा हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली में है क्या? आपने देखा होगा कि अगर कोई लॉयर है या कोई डिफेंस में है तो दे ऑल हैव टेकन एन ओथ that we would respect our constitution and we will always pay our services to that। तो हर एक के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट बताए कि उन्हें कैसी चीज़ें फॉलो कर रही हैं, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में उनका। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में किसी प्रॉब्लम को लेकर क्या सोल्यूशन होना चाहिए ये प्री डिटरमाइन करता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा ठीक है, देखो क्यों ज़रूरत क्यों है हमें इन सब चीज़ों की। मेडिकल काउंसिल में या मेडिकल लाइन में अगर हम देखें तो उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों होती है? सो दैट डॉक्टर शुड पे पब्लिक फर्स्ट, देन दे शुड थिंक ऑफ देयर अर्निंग, दे शुड थिंक ऑफ देयर प्रॉफिट्स। बट इन केस अकाउंट्स एज पर सेक्शन 129, कौन सा सेक्शन है बेटा? 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट कहता है बेटा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हो वो एक ट्रू एंड फेयर पोजीशन डिपिक्ट करे, ऑर्गेनाइजेशन की डिपिक्ट करे मतलब दिखाए उसके ऑपरेशंस की, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, पर्टिकुलरली क्लियर पोजीशन, क्लियर एंड फेयर डिस्क्रिप्शन हो वो एक तरीके का। तो ये हमें क्या कौन कहता है? सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब क्या फेयर है और क्या नहीं है ये एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें हमेशा सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू हमें स्टेट करनी चाहिए, बतानी चाहिए। तो हुआ क्या, एक गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज़ बेटा गैप। अगर कोई आपसे गैप की फुल फॉर्म पूछता है तो आप बताओगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप ने कुछ कन्वेंशन, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए जो डेवलप किए, जो हमें रिकॉर्डिंग में हमें कैसे क्या कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कौन सा अकाउंट अफेक्ट होना चाहिए, इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए उन्होंने हमें कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन बताए थे। ठीक है, ताकि एक हम यूनिफॉर्मिटी ला सकें अपनी रिपोर्ट्स में, हर बार हम एक ही तरीके से रिपोर्ट को तैयार करें और आगे आने वाले टाइम में उसे कंपेयर करें, उसे समझ सकें। मीन्स इसके लिए तो हमें ज़रूरत पड़ी। लेकिन क्या था बेटा, गैप ने भी ना कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए ना एक ही ट्रांजैक्शन के लिए कई अल्टरनेटिव्स बता दिए। तो हुआ क्या, अब कोई किसी रूल से अप्लाई करता था, कोई किसी रूल से। फॉर एग्जांपल गैप के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन अप्लाई करने के लिए नॉर्मली हमने इसने 3 मेथड बताए। कौन कौन से मेथड बता दिए इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए इन्होंने बताया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। तो मेन मेथड तो ये 2 ही थे बेटा, लेकिन दोनों में अंतर था। एक में हर साल का डेप्रिसिएशन फिक्स है और एक में जो प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है हमारी उस पर डेप्रिसिएशन है। मेथड तो दोनों ही ठीक है, लेकिन हमें ट्रू एंड फेयर पोजीशन कौन सा मेथड बताता है हमें ये तो नहीं बताया गया। ठीक है, तो हर एक चीज़ के कुछ अलग अलग पॉइंट बता दिए गए। अब कोई पर्सन किसी पॉइंट से करता, कोई पर्सन किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन करता, तो क्या हुआ, एक अनकम्पेरेबिलिटी बन गई, इनकन्सिस्टेंसी थी बेटा उस चीज़ में। तो सोचा गया कि क्यों ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए जाएं। फिर क्या हुआ बेटा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी
ये एग्जिस्टेंस में आई कब? 29 जून 1973 को। और इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए जो हमारे इंडिया में है बेटा। इंडिया में हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स। ये 2 इंस्टीट्यूट हमारे हैं जो हमारे इंडिया में फॉलो करते हैं। ये दोनों ही इंस्टीट्यूट बेटा आपके IASC मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के मेंबर हैं। हालांकि हमारे खुद के अब इंडियन स्टैंडर्ड भी डेवलप हो चुके हैं। पहले हम IFRC जो इंटरनेशनल रूल्स थे, जो हमारे फंडामेंटल रूल्स थे, हम वो फॉलो करते थे। अब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने खुद के डेवलप कर लिए हैं, तो हम इंडिया में अब वो ही फॉलो करते हैं बेटा। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी नीड, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बाद आता है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली में है ही क्या। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन स्टेटमेंट। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये हमारे रिटन स्टेटमेंट है बेटा, हमें इन रिटन मिली हुई हैं। और हमें दी किसने बेटा? ये जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं। क्या रिटन स्टेटमेंट्स हैं जो हमें बताती हैं कि हाउ टू यूनिफॉर्मली अप्लाई द रूल्स एंड प्रैक्टिस। तो हमारी, अगर मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट करूं तो हमारी ये डेफिनेशन है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन स्टेटमेंट्स इशूड बाय, मैंने अभी आपको बताया ना किसने इशू किए हैं, इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। स्पेसिफाइंग, अब स्पेसिफाइंग का मतलब होता है बेटा क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं। स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसे रूल्स, यूनिफॉर्म रूल्स और प्रैक्टिसेस फॉर ड्राइंग। अब बेटा यहाँ ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज़ के लिए भी ड्रॉ किया हुआ अमाउंट नहीं है, ड्राइंग मतलब लिख रहे हैं, शो कर रहे हैं। ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करने की जो रूल्स हैं वो यूनिफॉर्म हो, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। यूनिफॉर्म हो मतलब एक जैसे रूल्स हो, सब फॉलो करें। देखो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मली करते क्या हैं, ये हमें नॉर्म्स बताते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल्स, हाउ व्हाट टू डू विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज़ नॉर्म्स। ठीक है, ये हमें नॉर्म्स बताते हैं। ये हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाते हैं बेटा। ठीक है, ये हमें एक लॉ की तरह लिमिट बताते हैं हमारी कि आपको यहीं तक जाना है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि मेडिकल काउंसिल में रूल है कि एक लिमिट के बाद आप फीस चार्ज नहीं कर सकते, या आपको एक ह्यूमन बीइंग होकर काम करना है, तो ये सारी लिमिट है उनकी। तो इसी तरीके से अकाउंट्स भी हमें हमारी लिमिट बताता है कि हमें किस लिमिट तक काम करना है। ठीक है बेटा, जैसे कि मैं आपको बताऊं अकाउंटेंट का काम किस लिमिट का है वो बताता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी कहते हैं बेटा कि अगर कोई डेविएशन आपको मिल जाए, कहीं पर कोई डिफरेंस आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जज करके उस फैक्ट को डील कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें बेनिफिट्स क्या क्या हुए, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं आपको बार बार एक वर्ड बोल रही हूँ, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, क्रेडिबिलिटी। तो हुआ क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने की वजह से इम्प्रूव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है बेटा? हम किसी चीज़ पर कितना भरोसा करें। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता बोलते हैं बेटा इसे हिंदी में। किस
किस पे कितना रिलाय कर सकते हैं हम, क्रेडिबिलिटी कितना विश्वास कर सकते हैं और रिलायबिलिटी हम किस पे कितना डिपेंड कर सकते हैं। तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी थी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? आपने देखा बेटा, सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही मेथड से प्रिपेयर करने लगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हुआ क्या, जब सब एक तरीके से प्रिपेयर करने लगे तो हमें क्लियरली डिफरेंस, एक हम प्रॉफिट एंड लॉस को ही उठाएं तो हमें क्लियर डिफरेंस पता है कि इसका प्रॉफिट इतना, इसका प्रॉफिट इतना है। तो हम एक जजमेंट कर सकते हैं कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, कौन बेटर है, कौन वर्स है। तो बेटा ये क्या था कि ये सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करके जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ उसकी वजह से है। अदरवाइज़ प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता था, लेकिन जब एक ही रूल फॉलो होगा तो कंपनीज़ के लिए ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती कि वो कोई मैनिपुलेट करें किसी चीज़ को, फ्रॉड करें। ठीक है, तो इसके जो दूसरा बेनिफिट हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, वो ये हुआ कि इससे सिग्निफिकेंटली हेल्प कर रहा है ये हमें, रिड्यूसेस द चांस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। मैनिपुलेशन का और फ्रॉड का चांस इसने कम कर दिया। आगे इसने बताया ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार एक जैसा। अगर आप हर साल एक ही रूल फॉलो करोगे तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? उसमें क्या है? कंसिस्टेंसी। और जब एक ही रूल फॉलो करके दो चीज़ें हम जज करेंगे 2 सालों की, मान लो एक डेप्रीशिएशन से ही लेते हैं, मैं दोनों साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे डेप्रीशिएशन चार्ज करती हूँ, 2 कंपनियाँ हैं तो दोनों का डिफरेंस करके मैं पता कर पाऊँगी कि किसकी असेट कितनी है। तो इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स स्टेटमेंट, सॉरी। नेक्स्ट वन इज़, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इन्हें फॉलो करके हम उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो जाता है बेटा? झगड़ा। अब मान लो कि अगर कभी कंपनी डिज़ोल्व हो रही है, अब जो क्रेडिटर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स वो हैं जिन्होंने ऑन इंटरेस्ट आपको अमाउंट दिया हुआ है, शेयर होल्डर वो हैं जिन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, दोनों ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए? पहले हम उन लोगों का पैसा दें जिन्होंने हमेशा रिस्क लिया, या पहले उनको दें जिन्हें हमने गारंटी से जिनसे पैसा ले रखा है? तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने और उन्होंने बोला पहले हमारे जो आउटसाइडर है उनको पेमेंट होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। तो हमारा 4th पॉइंट यहाँ पर आता है, हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। among various groups. And last one was helpful to auditor. अगर ऑडिटर, ऑडिट करने वाला, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के बाद ही आपकी बुक्स को ऑडिट कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि आपने प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए या नहीं किए, तो फिर वो बेटा अपने आप को सेफ रखता है, वो फ्री है किसी भी तरीके के कोर्ट केस से। क्योंकि अगर ऑडिटर ही मैनिपुलेट कर दे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रॉपरली चेक ना करे, तो फिर उस केस में क्या होता है बेटा? उस केस में हमारा ऑडिटर फंस जाता है। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, देन ही हैज़ द राइट टू से दैट आई वाज फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बाय दिस स्टैंडर्ड आई एम डूइंग दिस। तो वो एक क्लियर स्टेटमेंट दे सकता है अपनी सेफ्टी में, अदरवाइज ही विल बी पनिशेबल। अब इसके साथ साथ ना बेटा इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कमियां तो हर चीज़ में होती है बेटा। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कमी क्या क्या है?
देखो बेटा, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी हैं ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे डिपेंड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आपने स्कूटर लिया था 1990 में, 1990 में। एट दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर वॉज 20,000, 25,000 ये थी बेटा। आज की डेट में वो कॉस्ट कितनी है? 50,000। अगर मैं ये कहूँ कि उस टाइम जो आपने स्कूटर लिया था उसकी कॉस्ट 25,000 थी और आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो आपका जो डेप्रिसिएशन आता है वो हमारा 5% के हिसाब से हमारे यहाँ 1250 होता है। अगर 10 इयर्स बाद हम देखें तो 1250 रुपीज़ को आप 10 से इंटू करेंगे, 12,500 रुपीज़ आपका डेप्रिसिएशन लग गया और 12,500 रुपीज़ ही आपकी बाकी की कॉस्ट रह गई। अब आपने देखा इसमें से 12,500 माइनस करने के बाद 2,000 आते आते मेरी 12,500 है, लेकिन उस टाइम पे स्कूटर की कॉस्ट कितनी है वो भी तो चेक करना पड़ेगा बेटा। हो सकता है स्कूटर की कॉस्ट बढ़कर ही 50,000 हो गई है उस टाइम तक। तो जो ये रियल वैल्यू इंक्रीज़ होती है ना, ये आपको क्लियरली शो नहीं होता। ठीक है बेटा, लैंड है, लैंड के रेट्स आप देखते हैं कि 10 इयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर हम उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे ही जो नोट डाउन करते रहेंगे तो एक टाइम पे तो उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में 50,000 होगी और मार्केट में 5 लाख रुपीज़। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का ये सबसे बड़ा होता है कि इससे ट्रू पोजीशन ऑफ दैट असेट एट द प्रेजेंट टाइम कांट बी रिकॉर्डेड। तो ये चीज़ जो होती है ये हमें प्रॉब्लम करती है। दूसरा है बेटा, ये रिजिड इन नेचर है। एक्चुअली में क्या है कि हमने जिस चीज़ को लेकर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो होगा क्या कि ये जो भी एक मोर सुटेबल अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए कुछ हम अप्लाई करते ही नहीं हैं और उसे जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर देते हैं, तो इससे रिजिडिटी आती चली जाती है। और क्या होता है इससे ना, इनिशिएटिव कोई नहीं लेना चाहता। फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ रिजिड हो, आपको पता है कि दिस इज़ रिजिड, अगर हम आपसे भी कहें कि आपको नहीं यही मेथड अप्लाई करना है तो करना है, तो फिर वो रिजिड है, आप चेंज नहीं करना चाहोगे। आपको पता है कि मेथड तो यही अप्लाई होगा, तो फिर उसके चेंज के जिसके चांस नहीं होते उसमें ना जो इनिशिएटिव लोग कम लेना पसंद करते हैं फिर उसके बाद। और जो बाकी जो ऑडिटर की जजमेंट होती है उसमें भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम करता है बेटा। ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके बेनिफिट्स, उनकी लिमिटेशन। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे बेटा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये है क्या एक्चुअली में, दीज आर जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, these are Indianized version of international फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, जो मैंने आपको बताया था अभी। ये इसका इंडियन वर्जन है बेटा। इंडिया ने अपने अकॉर्डिंगली अपने रूल्स प्रिडिक्ट कर लिए हैं, प्रिपेयर कर लिए हैं, तो वो उसे हम बोलेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसके फीचर्स हैं बेटा, एक तो ये मॉडिफाइड वर्जन है। किसका मॉडिफाइड वर्जन है? IFRS का। सबसे पहली बात तो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का ये मॉडिफाइड वर्जन है। हमने कुछ चेंजेस किए हैं इसमें जो है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कॉम्प्रिहेंसिव है और एक बहुत वाइड एरिया कवर करता है, रिवेन्यू में, एक्सपेंसेस में, लॉसेस में। तो ये क्या है बेटा? कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत वास्ट एरिया कवर करने वाला जिसे हम बोलेंगे।
नेक्स्ट इज दीज आर प्रिंसिपल बेस्ड। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये हमारे प्रिंसिपल बेस्ड हैं, हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। बैलेंस शीट में भी इवन हर चीज़ को शो करने के लिए प्रिंसिपल फॉलो किए गए हैं। आप देखेंगे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट आई है TFL फॉर्मेट की, सॉरी, उसमें हमने असेट्स को, लायबिलिटीज़ को, हर चीज़ को बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा वास्ट आप देखेंगे, आप पहले जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते थे उसमें इतनी वास्टनेस नहीं थी बेटा, लेकिन आज की डेट पे जो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं हर आइटम को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया है, तो ये वास्ट है, क्लियर है। सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी है बेटा इसमें। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे है? हर चीज़ को जब आपको पता है कि क्लियर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी करंट लायबिलिटी में भी 4 हेड हैं, उसमें कौन से हेड में आते हैं, अदर करंट लायबिलिटी में आते हैं, किस में, तो फिर आपको एक क्लैरिटी रहती है हर चीज़ की, हर कॉन्सेप्ट की बेटा। तो ये इसकी क्या थे, फीचर्स थे। अब बेनिफिट्स वही हैं बेटा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट थे। इससे यूनिफॉर्मिटी आती है प्रिपरेशन में, यूज़र्स को जो भी पॉलिसी हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं, डाइवर्सिटीज़ कम हो गई हैं, मतलब एक जो इफ़ेक्ट था अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग का वो हट गया है, कंसिस्टेंसी है, ट्रांसफरेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, ये तो सारे जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थे वही हैं, वही बेनिफिट्स, हमें ऑब्जेक्टिव भी वही हैं, बट सिर्फ ये क्योंकि अकाउंटिंग वर्जन है तो हमारा ज़्यादा फेथ इसमें है बेटा, दैट्स इट। ठीक है, अगर मैं आपको इससे मेरिट्स की बात करूं कि मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या हैं, तो हमारे सबसे पहला मेरिट यही है कि ये सुटेबल है किसके लिए, इंडियन कंडीशन के लिए। देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया में जो भी टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं प्रोडक्शन की वो बाकी कंट्रीज से डिफरेंट है। तो जब वो टेक्निक्स डिफरेंट हैं, फिनोमिना हमारा डिफरेंट है, तो फिर हमारे जो रूल्स होंगे वो भी तो दूसरों से डिफरेंट होंगे बेटा, थोड़े से, ये नहीं कह रही बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बट कुछ मॉडिफिकेशन तो होंगे। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमें वही मॉडिफिकेशन अप्लाई करके दे दिया है, तो ये हमारे इंडियन कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा सही है। ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं बेटा ये जो हमारी इंडियन कंपनीज़ के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। ठीक है, सेकेंड है बेटा इसमें क्लियर गाइडलाइंस हैं। किस चीज़ को लेकर क्लियर गाइडलाइंस हैं? आपको मिलेगा यहाँ पर क्लियर गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब मैंने अभी आपको एक बैलेंस शीट का एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने आपको बताया कि हर हेड के अंदर, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बैलेंस शीट के 2 पार्ट अलग अलग हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज़। लायबिलिटी के 3 पार्ट फर्दर, कौन कौन से 3 पार्ट? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। इन सब के अंदर भी सब हेड्स, जैसे नॉन करंट लायबिलिटी में आपके हेड हैं जिसमें आपके लॉन्ग टर्म लोन है, आपके डेफर्ड टैक्स है, और भी जैसे मैं बताऊँ आपको रिवेन्यू प्रोविजंस है, तो फिर वो अलग अलग हेड है। तो क्या है? ट्रांसपेरेंसी, क्लियर गाइडलाइंस है कि कहाँ किस चीज़ को रिपोर्ट करना है। थर्ड वन अगेन मेरिट वही होगा इसका भी, यूनिफॉर्मिटी। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर के लिए बेटे हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? जब हर कोई इन्वेस्टर जानता है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही सारी कंपनीज अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हैं, देन वो हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है ज़्यादा बेटर कंडीशन आपको शो कर पाएगा। एक कंपनी अगर मान लो डिफरेंट वे से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे तो फिर एक का प्रॉफिट 50,000 होकर भी हो सकता है उसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो, और एक का प्रॉफिट 5 लाख होकर भी उसकी पोजीशन इतनी ज़्यादा बेस्ट ना हो। तो ये हमें क्लियर डिस्क्रिप्शन किसकी वजह से मिला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। एंड लास्ट बेटा ये क्या है कि इसकी वजह से जो भी फ्रॉड थे, मैनिपुलेशन थी, उनको कमिट करने में डिफ़िकल्टी होती है। अब आप कोई भी फ्रॉड या मैनिपुलेशन बहुत ईजीली नहीं कमिट कर पाते। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें हेल्प करते हैं सो दैट वी कैन रिमूव फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशंस फ्रॉम आवर अकाउंट्स। आपको मैं आगे बताऊंगी कि हम डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि हम मैनिपुलेशंस नहीं कर पाएंगे, हम फ्रॉड नहीं कर पाएंगे।
तो डिफ़िकल्टी टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, ये इसका एक और बेनिफिट है हमारा। एंड लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है बेटा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। एप्लीकेबिलिटी के बारे में और बताना है बेटा, ये कहाँ अप्लाई होगा। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बेटा, इसने नोटिफिकेशन इशू किया है 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। इन्होंने क्लियर किया है कि जिस भी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ हो, अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ है, मैं लिख देती हूँ अनलिस्टेड कंपनी है बेटा ये, या अगर कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसकी नेटवर्थ 200 करोड़ है, दैट ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दे कैन गो विद देयर एग्जिस्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे पहले, वो उसी के अकॉर्डिंग वो जा सकते हैं बेटा, उन्हें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये मेनली हमारा था, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट बेटा एक मॉडिफिकेशन है। ये इंटरनेशनल लेवल के जो थे उनसे हमने अपनी इंडिया की कंडीशन से अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज किया। तो आप एक बार इसे पढ़िए, इसकी बुक में जो भी आपको नोट्स दिए हैं उसको गो थ्रू कीजिए और समझिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।